राहु एंड केतु, दो ऐसे ग्रह जिनके बारे में अंडरस्टैंडिंग किसी को हो ना हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी को होती है। हर कोई ये समझता है कि राहु और केतु सर्वथा मैलेफिक रिजल्ट्स ही उनकी कुंडली में लेकर आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर राहु और केतु अच्छे से काम कर रहे हों, तो दुनियादारी और इसके साथ ही आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही आप बहुत अच्छे से प्रगति कर सकते हो। लेकिन आम जीवन में आम लोगों को राहु और केतु का नाम लेकर बहुत डराया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि राहु और केतु से रिलेटेड जो काल सर्प दोष होता है, जिन लोगों की कुंडलियों में नहीं भी होता, उनको भी उसका नाम लेकर काफी डराया जाता है एंड दिस कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन एवरीबॉडीज लाइफ। एंड आई थिंक ये सब चीजें करने से हमें एज पीपल नुकसान ही होता है, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट्स के प्रति एक नजरिया है, वो डर का, भय का नजरिया है, और भय के नजरिए से मुझे नहीं लगता कि हम चीजों को बहुत अच्छे से जी सकते हैं या उन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो चलिए आज राहु केतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाली 30 अक्टूबर को राहु और केतु मिलकर अपनी एक नई साइकिल की शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो साइकिल होगी वो डेफिनेटली हम लोगों के लिए भी एक नई जिंदगी की ओर इशारा करेगी, एक नए जीवन की ओर इशारा करेगी। 3 पार्ट्स की ये सीरीज मैं बना रही हूँ। पहली सीरीज में हम राहु केतु को समझेंगे। दूसरी सीरीज में जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि राहु और केतु जो मीन और कन्या राशि में जा रहे हैं, उससे क्या-क्या देखने को मिलेगा। और फाइनल वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस ट्रांजिट का सभी 12 राशियों पर विस्तार से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरी सीरीज देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि राहु और केतु भला किस प्रकार के ग्रह होते हैं और उनकी 18 ईयर्स की जो साइकिल है वो कैसे चलती है। इन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो उसके 2 तरीके हैं। पहली बात तो या आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके वीडियोस को या चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और दूसरा तरीका है कि आप इस चैनल के मेंबर बन जाइए। सब्सक्राइब के साथ में जो जॉइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करने के साथ ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं एंड उसके थ्रू सारे ही वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं। आप लोग चैट ज़्यादा इजीली कर सकते हो और इंटरैक्टिव ज़्यादा माहौल बनता है यूट्यूब में ही, because of which you're able to learn astrology better, understand astrological transits better. और हाँ, 27 अक्टूबर से मेरा 12 हफ्तों का मिनी मेकओवर प्लान भी शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग भी इसीलिए रखी गई है बिकॉज़ राहु एंड केतु आर गोइंग टू मेक चेंजेस। तो उन चेंजेस में अगर आप अपना ये 12 हफ्तों का प्लान शुरू करते हैं, तो डेफिनिटली आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एंड डेफिनिटली यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी नाइस टाइमिंग, अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, कि जिसका इस्तेमाल करके आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो ये 12 हफ्तों का मिनी मेकओवर प्लान है। हर हफ्ते हम लोग आपके जीवन के एक खास अंग पर, एक खास पार्ट पर फोकस करेंगे, डेली टास्क करेंगे, वीकली टास्क करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक लेवल। चलिए, अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु दरअसल छाया ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में। वैसे तो मैंने आपको ये बात पहले भी कई बार बताई है, लेकिन फिर भी एक बार रिफ्रेशर देना जरूरी है। भारतीय जो ज्योतिष है उसमें 9 ग्रह होते हैं इन टोटल। इन 9 ग्रहों को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है लुमिनरीज की, यानी वो ग्रह जो कि हमें रोशनी देते हैं, रोशनी देने वाले ग्रह। ये दोनों ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि हमें सूर्य से भी रोशनी मिलती है और चंद्रमा से भी रोशनी मिलती है। सो दैट इज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं तारा ग्रह। तारा ग्रह वो होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से आप आसमान में देख सकते हो, यानी आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है। अगर आप फोकस करोगे, अगर आपको उनकी स्थिति का ज्ञान है, आपको कॉन्स्टलेशंस का ज्ञान है, तो वो ग्रह आपको आसमान में दिख जाते हैं। ऑफ कोर्स उपकरणों के थ्रू तो और ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये तारा ग्रह नहीं है, बिकॉज हमें आसानी से ये तीनों ग्रह नजर नहीं आते हैं आसमान में। सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट एंड से कि ये यूरेनस है। आप नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये तारा ग्रह होते हैं, ये 5 होते हैं। इनमें से
बुध एक हो गया, दूसरा होता है मंगल, तीसरा होता है शुक्र, चौथा होता है गुरु और पांचवा होता है शनि। तो 5 तारा ग्रह। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है शैडो प्लैनेट्स की, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। वो है राहु और केतु। राहु और केतु दरअसल ग्रह नहीं होते, तो आसमान में आप किसी भी मीटेराइट को, किसी भी प्लैनेट को देखकर ये नहीं बोल सकते कि जी ये राहु है और ये केतु है, बिकॉज वो ग्रह है ही नहीं, उनका कोई मास नहीं है। ओके किसी भी तरीके से आप प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करते हो, चाहे आप एंशिएंट इंडियन तरीके से एक्सप्लेन करो, चाहे आप मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से एक्सप्लेन करो, राहु एंड केतु डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो प्लैनेट की तरह, मास की तरह उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एग्जिस्टेंस भला होता कैसे है? आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर काट रहा है। यानी कि पृथ्वी का भी एक पाथ होता है, पृथ्वी का भी एक ऑर्बिट होता है जिस पे पृथ्वी चलती है, और उसके साथ-साथ चंद्रमा है, उसका भी एक ऑर्बिट होता है जिसमें कि वो पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है। पृथ्वी के आसपास इस तरह से चक्कर काटने की वजह से 2 स्थितियां ऐसी होती है जहां पर चंद्रमा का पथ और पृथ्वी का पथ आपस में इंटरसेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है, राइट? अब ये जो क्रॉस करने वाले 2 पथ हैं, इनको राहु और केतु कहा जाता है, सिंपल एज दैट। तो ये ग्रह नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स हैं या ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं जो कि पृथ्वी के पाथ से चंद्रमा का पाथ जब क्रॉस होता है उसके इंटरसेक्शन से बनते हैं। ये जो 2 पाथ होते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो असेंडिंग पाथ होता है या असेंडिंग नोड होती है उसको बोल देते हैं राहु, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रैगन्स हेड या फिर नॉर्थ नोड ऑफ द मून। और जो डिसेंडिंग होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसे हिंदी में कहते हैं केतु और इंग्लिश में कहते हैं ड्रैगन्स टेल या फिर साउथ नोड ऑफ द मून। क्योंकि इन दोनों ज्योमेट्रिकल या एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस चंद्रमा के पृथ्वी के पाथ को क्रॉस करने की वजह से बनता है, इसीलिए इसे चंद्रमा की नोड्स कहा जाता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, चंद्रमा कोई बीज है और बीज से 2 पाथ हैं वो अंकुरित हो रहे हैं, ठीक है? एक तो ऊपर की ओर जा रहा है जो पौधा बन के हमें नजर आएगा, और एक नीचे की ओर जा रहा है जो कि हमें जड़ बन के उस पौधे को पकड़ के रखेगा। जड़ हमें नजर नहीं आएगी लेकिन पौधे की ग्रोथ 2 तरफ हो रही है। वन इज द ग्रोथ जो हम पृथ्वी के बाहर देख सकते हैं, और एक जो ग्रोथ है जो नीचे ही हो रही है, अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं? जड़ कह देते हैं। तो ये जो जड़ है, जो मूल है, वो केतु है, और जो ऊपर पौधा निकल कर आ रहा है वो राहु है। ठीक है? और जो बीच में जिसको बीज कह सकते हैं, वो बीज क्या है? चंद्रमा। क्योंकि ये चंद्रमा, इसके साथ जुड़ी हुई वृत्तियां, इसके साथ जुड़े हुए संस्कार इस जन्म के पूर्व जन्मों के, इसके साथ जुड़े हुए कर्म इस जन्म के पूर्व जन्मों के, वही राहु और केतु की इन वृत्तियों को जन्म देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि राहु का मन है, राहु की मर्जी है। नहीं, राहु की कोई मर्जी नहीं है। दरअसल जो चंद्रमा के साथ वृत्ति जुड़ी होगी, जो चंद्रमा के साथ आपका संस्कार जुड़ा होगा, जो कर्म जुड़ा होगा, उस कर्म के कारण ही राहु है और केतु है। किस चीज की तरफ आप भाग रहे हो यानी कि राहु, और किस चीज से दूर भाग रहे हो यानी कि केतु। ये सिंपल टर्म्स में है। ऑफ कोर्स इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन इस तरह से समझना थोड़ा आसान है कि जिस चीज की तरफ भागोगे वो राहु, और जिस चीज से दूर भागोगे वो केतु। जो व्यक्त है वो राहु और जो अव्यक्त है वो केतु। एक दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। नाउ अब अगर हम मिथोलॉजी की बात करें तो मिथोलॉजी में बहुत सिंपल है। जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो धीमे धीमे करके समुद्र से अलग अलग चीजें बाहर निकल रही थी। हलाहल विष निकला तो उस विष को शिवजी ने पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसे इंद्र ने रख लिया। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का वरण कर लिया, यानी कि उन्हें पति रूप में अपना लिया। तो ऐसे ही करके, जैसे कल्प वृक्ष है, ऐसी बहुत सारी चीजें धीमे धीमे करके समुद्र मंथन से निकलने लगी। अब ये जो समुद्र मंथन है, इसमें एक खास बात थी कि जो मंदराचल पर्वत था, उसमें जो रस्सी थी वो दरअसल वासुकी नाग कहते हैं उन्हें।
ओके। अलग-अलग नामों से, अलग-अलग कल्पों में, अलग-अलग तरीकों से बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं ये नाग नहीं था, वो नाग था, अलाना था, फलाना था। डोंट वरी अबाउट इट। द फोकस पॉइंट इज़ कि जो नाग था या जो एंटिटी थी, जो सर्पेंट एंटिटी थी, वो थी और उसमें पूँछ की तरफ देवता थे और जो सिर था उसका, जो आग उगल रहा था, उसकी तरफ दानव थे या असुर थे, राइट? इसके बीच का डिफरेंस समझिए, जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। आप लोग नामों में इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट कि नहीं फलाना नाग था, अलाना नाग था, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू एनीथिंग। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार इस नाग को लेकर समुद्र मंथन चल रहा था, किस पर? कूर्म की पीठ पर। कूर्म यानी विष्णु का जो कच्छप अवतार था, उसको लेकर उसकी पीठ पर मंदराचल से इस तरह से समुद्र का मंथन हो रहा था। अब इस समुद्र मंथन में जो सारा का सारा एफर्ट था, वो दरअसल किया गया था अमृत के लिए। अमृत यानी वो सोमरस कह लीजिए जिसको पीकर आप अमर हो जाते हो, राइट? अब इसके लिए मंथन चल रहा था। अब जब अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने एक माया रची। माया ये थी कि उन्होंने कहा कि वो सबको अमृत पिलाएगी, देवताओं को भी और असुरों को भी। लेकिन उन्होंने अपनी माया का इस्तेमाल करके जो भी अमृत था वो देवताओं को पिलाया और जो सामान्य रस था या सामान्य कोई जल था मान लीजिए वो असुरों को पिला दिया। लेकिन उन असुरों में या उन दानवों में एक महामायावी दानव था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑब्जर्वेंट, यानी कि बुद्धि बहुत कुशाग्र थी स्वरभानु की और वो बहुत ऑब्जर्वेंट थे, यानी कि चीजों को बहुत बारीकी से नोट करते थे। स्वरभानु की इस इंटेलिजेंस ने उन्हें पता लगाने में मदद की कि ये मोहिनी कोई और नहीं बल्कि विष्णु ही हैं, जो कि देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और असुरों को या दानवों को उनको वो छल से कोई और लिक्विड पिला दे रहे हैं। अब स्वरभानु को लगा कि भाई ये बात करके हंगामा करना ठीक नहीं है, मुझे भी अमृत चाहिए, मैं भी अमृत पीना चाहता हूँ। तो स्वरभानु ने क्या किया कि उन्होंने अपना वेश बदला, क्योंकि स्वरभानु महामायावी थे, यानी कि वो माया का जाल रच सकते थे। तो उन्होंने माया का इस्तेमाल किया और अपना रूप बदला, देवताओं वाला रूप बनाया और देवताओं की कतार में जाकर खड़े हो गए। वहां पर जाकर वो जब खड़े हो गए तो विष्णु अपने मोहिनी अवतार में जब थे या मोहिनी रूप में जब थे, तो उससे उन्होंने भी अमृत पी लिया। कहानी ये है, ओके? लिसन टू इट वेरी केयरफुली, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डजंट हैपन। अब ये करते हुए उन्हें देख लिया सूर्य और चंद्रमा ने और उन्होंने जाकर विष्णु को ये बात बता दी कि ये जो स्वरभानु असुर है या दानव है, इसने आकर दरअसल अमृत पी लिया है। अब नेचुरल सी बात है, सब शॉक में होंगे। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र का स्मरण किया और स्वर भानु के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये जो शरीर था वो अमृत तो पान कर ही चुका था, महामायावी था, बलशाली भी था। अगर हम लोग बहुत ही चाइल्डिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम ये मानेंगे कि देवता बहुत पावरफुल हैं और दानव बिल्कुल पावरफुल नहीं है। ऐसे नहीं होता। दानव भी बहुत पावरफुल हैं। दानव भी बहुत इंटेलिजेंट है। दानवों के पास भी बहुत पैसा है, बहुत सुख संपत्ति, धन वैभव है। ओके? एक तो लक्ष्मी है जो कि इंद्र के पास है, स्वर्ग की लक्ष्मी, और एक लक्ष्मी है जो पाताल में है दानवों के पास या असुरों के पास, वो है पाताल लक्ष्मी। तो वो लक्ष्मी में भी बहुत इट्स वेरी पोटेंट, वो भी काफी कुछ देने वाली है। तो ये इक्वली पावरफुल 2 फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक वीक है और एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। बोथ आर स्ट्रांग, राइट? इनफैक्ट दानव कई बार ज्यादा स्ट्रांग भी निकल आते हैं, अगर आप कहानियां पढ़ेंगे। बल बहुत होता है उनके अंदर चीजें करने का। सो अगेन, तो बलशाली भी थे, स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि थी। तो उन्होंने अमृत तो पी लिया था, विष्णु जी ने अपने चक्र से उनका गला काट दिया। तो सिंगिका के पुत्र स्वरभानु, अब हुआ क्या कि अमृत तो पी लिया था, तो मर तो सकते नहीं थे। इसीलिए उनके शरीर के 2 टुकड़े, एक जो सिर जो धड़ से अलग हुआ था, वो अलग ही घूमता रहा और जो उनका बाकी का शरीर था, वो अलग ही घूमता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद जाकर इन दोनों को ही ग्रहों के रूप में स्थापित कर दिया गया। और ऐसा कहते हैं कि क्योंकि स्वरभानु ने सूर्य और चंद्रमा को अपनी बात विष्णु तक जाते पहुंचाते हुए देख लिया था,
इसीलिए वो उनसे वैर भाव रखते हैं और वैर भाव रखने के कारण ही वो समय-समय पर उनको ग्रहण लगा देते हैं। क्योंकि ग्रहण राहु की तरफ से लगता है और केतु की तरफ से लगता है। अक्टूबर में इससे पहले कि ये दोनों ग्रह अपनी चाल बदलें, अपना नई साइकिल की शुरुआत करें, ये दोनों दोनों को सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाकर ही जाएँगे। यानी अपनी साइकिल की जो खात्मा है, जो एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, वो दोनों ग्रहों को क्लाइमैक्स करके ही ग्रहण लगा के ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से देखा जाता है। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में देखोगे, तो चंद्रमा की 2 नोड्स मानी जाती है। नॉर्थ नोड यानी असेंडिंग व्हिच इज़ राहु एंड साउथ नोड व्हिच इज़ डिसेंडिंग दैट इज़ केतु। सामान्य सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, वैसे तो मैंने बहुत पहले भी आपको कई बारी समझाया है राहु केतु के जो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन इन जनरल जिन चीज़ों की तरफ आप भागते हो, जिन चीज़ों की तरफ आपकी इच्छा होती है, पाने की तीव्र इच्छा होती है, वो सारी की सारी चीज़ें राहु के थ्रू देखी जा सकती हैं। राहु जिनके पहले घर में होता है, ये लोग अपने पर बहुत फ़ोकस करते हैं, अपने लुक्स पर, कैसे दिखें, कैसे अपनी इमेज बनाएँ, हाउ टू चेंज आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली, इस पे बड़ा ध्यान होता है। और क्योंकि केतु उनके ठीक सामने होता है, इसी वजह से इनका दूसरों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर इतना भी यकीन नहीं होता। दे आर नॉट 100% इन्वॉल्व्ड। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में है, इसका मतलब आप किसी से मतलब ही नहीं रखते। टेंडेंसीज़ वैसी बनती हैं। टेंडेंसी क्या होती है कि अगर पेड़ पर फल लगा है, तो वो मोस्ट लाइकली पक जाएगा और पक कर गिर जाएगा, ये है टेंडेंसी। लेकिन बीच में कोई चिड़िया आकर उसे खा जाए या कुछ हो जाए, ये है प्रैक्टिकल थिंग। तो टेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से ही काम करता है। सो व्हाटएवर यू आर रनिंग आफ्टर, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा है, वो है राहु। और जिसको पाना नहीं चाहते या और अब इसमें एंगेज नहीं करना चाहते, वो है केतु। बहुत सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझिए। तो जब भी राहु की दशा आती है, जब 18 साल की दशा होती है, तो राहु हमें कन्फ्यूज़ करता है। राहु हमको बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो एक गुरु है जो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा, 1 का 3 बनाता है, राहु 1 का 300 बना डालता है। अब 300 में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कन्फ्यूज़ तो होंगे ही, अनलेस एंड अंटिल आपको ये मालूम है कि मुझे एग्ज़ैक्टली यही चीज़ चाहिए। जैसे सुपरमार्केट में अगर आप जा रहे हो, आपके सामने बिस्किट्स ही बिस्किट्स रखे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मैं यही खाता हूँ, मुझे यही चाहिए, तो आप जाओगे, वो बिस्किट ढूँढोगे, उसके 2 पैकेट चाहिए, पैकेट उठाए, अपने बैग में रखे, चलते बने। दैट्स इट। वो बिस्किट नहीं मिला तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उसके जैसा कुछ ढूँढोगे या फिर वो बिस्किट लोगे ही नहीं। सो द मोर यू आर फोकस्ड इन लाइफ, जितना आपका फोकस अच्छा रहेगा, राहु आपको उतना ही कम तंग करेगा। एंड राहु यूजुअली इतना भी तंग नहीं करता, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। और जो केतु है, वो चीज़ों से हटाता है, चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देने देता। ये कहता है कि ठीक है, डन हो गया, लेट्स फोकस समवेयर एल्स, राइट? ये तो मेरे अंदर है ही ये चीज़। अब यहाँ केतु के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग समझते हैं कि ये तो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इंजीनियरिंग कर ली, तो नौकरी तो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के दम पे ही करोगे ना, या कुछ और नया करने निकल पड़ोगे? अगर डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टरी की जो डिग्री है आपकी, उसके दम पर ही तो आप आगे बढ़ोगे। तो लोग ये नहीं समझ पाते। वो समझते कि ये चीज़ तो हमने जी हासिल कर ली है, इसका तो कुछ करना ही नहीं। तो हासिल कर लिया है, तो उसी को तो अब यूज़ करके आगे बढ़ना है राहु की तरफ, जो आप पाना चाहते हो। सो केतु दिखाता है दैट यस, हमने यहाँ पर काफ़ी कर्म एक्यूमुलेट किया है, हमने यहाँ से काफ़ी संतुष्टि, यहाँ से काफ़ी हमने कर्मों को, बातों को एक्यूमुलेट किया है अपने जीवन में, इस जीवन में, पुराने जीवन में। तो ये हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। जैसे कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा डांस करते हैं, नेचुरली बहुत अच्छा गाते हैं, चाहे उन्होंने कभी ट्रेनिंग ली हो, ना ली हो, नेचुरली आर्टिस्टिक होते हैं, नेचुरली डोमिनेंट होते हैं, नेचुरली उनको बस फाइनेंसेस की या पुराणों की या धर्म की समझ होती है। तो ये कैसे होता है? वही पूर्व जन्म के संस्कार, वही पूर्व जन्म के कर्म, ये सब जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो केतु बताता है। अब क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में यहाँ पर इतना काम किया है, तो अब इसी का इस्तेमाल करना है ताकि आप राहु की तरफ बढ़ सको। राहु का जो अचीवमेंट है उसे पा सको। वरना क्या होता है, केतु को तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, केतु इज़ इग्नोर्ड। राहु पे ध्यान रहता है कि राहु को कैसे पाया जाए, राहु को कैसे अपनाया जाए, राहु की चीज़ों पे कैसे फ़ोकस किया जाए। वो फ़ोकस तब तक नहीं हो पाएगा जब तक एंकर नहीं मिलेगा, और एंकर हमेशा केतु से मिलता है।
ठीक वैसे ही जैसे एक पौधे में कितनी भी टहनियाँ आ जाए, लेकिन उस पौधे को न्यूट्रिशन देने का काम उसकी जड़ का होता है, ठीक उसी प्रकार से जो पौधा है, जो टहनी है, वो राहु है, उसमें कितने फल आएँगे, कितने फूल आएँगे, कितने पत्ते आएँगे, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका केतु कितना अच्छा है, वो एंकर आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो राहु और केतु को यूजुअली एक दिक्कत लोग ये करते हैं कि बहुत अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं, कि राहु एक सेपरेट ग्रह है और केतु एक सेपरेट ग्रह है। इनको ऐसे देखना 50% ही यूज़फुल होता है। अगर आप 100% इनके रिज़ल्ट्स जानना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप राहु और केतु को 2 सेपरेट एंटिटीज़ की बजाय एक ही एंटिटी की तरह देखो। एक ही चीज़। राइट? जो 2 अलग-अलग तरह से आपके जीवन में अपना प्रदर्शन कर रही है। आपने अगर बड़ी कुंडलियाँ देखी है D45, D60 उनमें हमेशा राहु और केतु एक ही स्थान पर एक साथ होते हैं। इसकी यही वजह है कि वो एक ही एंटिटी है, वो अलग एंटिटी है ही नहीं। हाँ, जो दूसरी कुंडलियाँ होती हैं D1 हो गया, D9 हो गया, D10 हो गया, आपको उसमें राहु और केतु अलग-अलग दिखेंगे क्योंकि हम ज़ूम आउट करके देख रहे हैं। जब हम ज़ूम इन करेंगे तो हमें एक साथ एक ही जगह पर एक जैसे ही मिलेंगे। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉसिबिलिटीज। गॉट इट? तो जड़ क्या है? केतु। और जो पौधा दिख रहा है वो क्या है? राहु। जहां आपने इस चीज को समझ लिया वहां आपने राहु केतु को एकदम ठीक कर लिया अपनी जिंदगी में। अब राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर होते हैं और इनके बीच का जो डिग्री का डिफरेंस होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर राहु 0 डिग्रीज पर है तो केतु 180 डिग्रीज पर होगा। अगर राहु 1 डिग्री पर है तो केतु 181 डिग्री पर होगा। तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री का होता है 360 डिग्री के स्काई में। तो अगर हमारा पूरा आकाश 360 डिग्री का है, एक गोल थाली जैसा है या गोल रोटी जैसा है, तो राहु और केतु को आप वो लाइन मान लीजिए जो रोटी को 2 अलग-अलग हिस्सों में, थाली को 2 अलग-अलग हिस्सों में बराबर और उसके साथ-साथ ही जो मान लीजिए आकाश है, उसे 2 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यही वजह है कि आप कुंडली जब नोट करोगे, डिग्रीज़ देखोगे, तो आपको राहु दिखेगा 23 डिग्री एरीज़ और केतु दिखेगा 23 डिग्रीज़ लिब्रा। तो सेम ही डिग्रीज़ पर लेकिन 7वें घर में। तो एरीज़ में अगर राहु है, तो जो केतु है वो लिब्रा में ही होगा। जैसे अभी ट्रांजिट होने वाला है, अगर राहु पाइसेस में है, तो केतु कन्या में ही होगा, कहीं और हो ही नहीं सकता। अगर राहु की डिग्री 1 है, तो केतु की डिग्री भी 1 ही होगी। दैट इज द रूल दैट वी फॉलो। हाँ, जो दूसरी कुंडलियाँ होती हैं D45, D60 उसमें वो दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ इतना जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो बड़ी कुंडलियाँ जिनको आप मेजरली इस्तेमाल करते हो, उन कुंडलियों में यही देखने में मिलता है। ठीक। अब इन दोनों को कारकत्व किस चीज का मिला हुआ है? किन चीजों के कारक इन्हें माना जाता है? राहु को कारक माना जाता है छल का, तो इसीलिए राहु को कहा जाता है छल कारक। ठीक है? और जो केतु होता है उसे कारक माना जाता है मोक्ष का, इसीलिए केतु को कहते हैं मोक्ष कारक। आपको आगे बढ़ाना, चीजों से डिटैच करने का जो काम है, आपको किसी चीज से अपना डिटैचमेंट करना है, उससे अपने संबंध को, अपने मोह को त्यागना है अगर, तो आपको केतु चाहिए। और अगर आपको मोह में पड़ना है और मोह में पड़कर कंफ्यूज होना है, तो उसके लिए राहु है। तो स्पिरिचुअली जो काम करता है दैट इज केतु, और जो दुनिया के लेवल पर इस मायावी दुनिया में एंगेज करता है वो कौन है? केतु। ठीक वैसे ही जैसे जड़ जो है वो पृथ्वी के नीचे जा रही है, वो धूप से इन चीजों से अछूती है एंड वो सिर्फ अपना काम कर रही है, इट्स वेरी फोकस्ड। और जो पौधा है उसे धूप, बारिश, यू नेम इट, पाला वगैरह जो है सब उस पर पड़ रहा है। तो राहु क्या है? छल कारक। ये छल करता भी है और छल में पड़ता भी है। चलिए, इतना कुछ तो आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इन दोनों ग्रहों का जो साइकिल है वो कैसी है। राहु और केतु हमेशा घड़ी के 2 सिरों की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी घड़ी में मिनट की जो सुई है वो 1 नहीं है बल्कि 2 हैं, जो कि एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट डायरेक्शन में हमेशा चलती रहती हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि वो एक ही है। तो इसलिए जब एक का मूवमेंट होगा तो दूसरे का मूवमेंट भी डेफ़िनेटली होना ही है, और जितना पहले का मूवमेंट होगा उतना ही दूसरे का भी मूवमेंट होगा, ये रूल है। ठीक?
अब ये जो ग्रह हैं ये क्या करते हैं? ये जब भी किसी राशि में जाते हैं तो वहाँ लगभग 18 महीने बिताते हैं और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। राहु और केतु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते। तो आपने सुना होगा मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, अब प्रोग्रेसिव हो गया या मार्गी हो गया। आपने सुना होगा शनि वक्री हो गया, अब मार्गी हो गया। लेकिन राहु केतु के बारे में आप कभी नहीं सुनोगे कि ये अब वक्री हो गए, ये मार्गी हो गए, क्योंकि वो सदा सर्वदा वक्री ही रहते हैं। उनका काम ही है दुनिया से उल्टा चलना। जहाँ दुनिया चल रही है वहां राहु केतु नहीं चलते, वो उल्टे चलते हैं। तो आपने क्या सीखा कि एक तो ये हर राशि में 18 महीने रहते हैं और दूसरा ये हमेशा उल्टा चलते हैं। हर राशि में 18 महीने रहने की वजह से 12 राशियों का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में इन्हें 18 साल लगते हैं। तो आपका जो राहु केतु रिटर्न होता है वो 18 इयर्स फिर 36 इयर्स में होता है। ठीक वैसे ही जैसे शनि अपनी पूर्ववत स्थिति, आपके जन्म की जो स्थिति है वहां पहुंचने में 28 से 29 साल लगाते हैं, राइट? तो एवरी 30 इयर्स शनि आपके लाइफ में लगभग कोई चेंज करते हैं। पहले 28 साल की उम्र में, फिर लगभग 58 साल की उम्र में, ऐसे वो चेंज करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जो राहु केतु है वो आपकी जिंदगी में हर 18 साल में चेंज करते हैं। तो आपका जन्म मान लीजिए 0 डिग्री, राहु केतु 0 डिग्री पे थे, एरीज के, वहां पर हुआ है। तो जब आप 18 साल के होंगे तब राहु केतु समवॉट 0 डिग्री एरीज में रहेंगे। फिर जब आप 36 साल के होंगे फिर वो वापस 0 डिग्री एरीज पर रहेंगे। समझ गए? तो 18-18 साल में राहु की साइकिल्स चलती हैं और हर एक राशि में ये 18 महीने बिताते हैं। इसका मतलब कि ये बहुत धीमा चलते हैं रिलेटिवली, शनि से कम धीमा, लेकिन फिर भी बाकी तारा ग्रहों से ज्यादा धीमा इनकी चाल होती है। तो धीरे धीरे चलते हैं और ये दोनों ग्रह हमारे कर्मों, पूर्व जन्मों और उनके संस्कारों के साथ जुड़े हैं। इसीलिए हमेशा अपना काम धीमे धीमे करते हैं और बैकग्राउंड में करते हैं। तो शनि का काम आपको फिर भी सामने से नजर आ जाएगा, लेकिन राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं इसलिए इनका जो भी काम होता है वो हमेशा बैकग्राउंड में होता है। सटनली आपके अंदर ही अंदर आपकी मानसिकता में चेंज होते हैं, आपको पता नहीं लगता। अनलेस एंड अनटिल आप राहु को बहुत अच्छे से समझते हो, उनकी वर्किंग्स को अच्छे से समझते हो, उनकी मूवमेंट्स को समझते हो, सामान्य व्यक्ति जो है वो राहु केतु से एग्जैक्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं जिंदगी में उसको पता लगाने में अक्षम होता है। कई बार उसे अंदर से इरिटेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है, कई बार उसका मन उछटने लगता है, कई बार उसे गुस्सा आता है, कई बार वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो उसे ये लगता है कि ये उसके अंदर के भाव हैं और वो प्रैक्टिकल जो उसके लाइफ में जो कुछ हो रहा है उन पर वो एस्क्राइब करता है कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। वो समझ नहीं पाता कि दरअसल ये सब कुछ राहु और केतु की वजह से हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। जैसे आप कभी स्टेज पर ड्रामा देखते हो, स्टेज प्ले कोई देखा है, तो आप एक्टर्स को देख रहे हो ना। राहु केतु जो है वो एक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर है, वो जो पीछे हैं पर्दे के वो वहां से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि कब कौन सा एक्टर कैसे काम करेगा एंड ऑल दैट। लेकिन हमें स्टेज पर एक्टर्स नजर आते हैं केवल। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। गॉट इट? तो अब ये ऐसे काम करते हैं और सर्वदा वक्री रहते हैं, जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई। सर्वदा वक्री होने का मतलब क्या है? अगर आप सभी 9 ग्रहों को 0 डिग्री एरीज पर रख दें, क्योंकि एरीज पहला साइन होता है और 0 डिग्री ऑब्वियसली इज द शुरुआती डिग्री। तो आप इन सभी साइंस को, प्लैनेट्स को 0 डिग्री एरीज पर रख दीजिए। तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा एरीज, टॉरस, उसके बाद जेमिनाई यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। बाकी सारे जो तारा ग्रह हैं वो क्या करेंगे? उनकी 2 गतियां होती हैं, मार्गी या वक्री। तो मार्गी और वक्री होने के साथ साथ ही वो धीमे धीमे करके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ऐसे करते करते पूरे उसका चक्कर काट देते हैं, पूरे ज़ोडिएक का, पूरे आकाश का चक्कर काटते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो पहली गति होती है वो मार्गी होती है, यानी सीधी चलने वाली होती है। यानी अगर 9 ग्रहों को 0 डिग्री एरीज पर आप रख दो तो 7 ग्रह आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि मेष में 0 डिग्री से मेष की 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद जाकर टॉरस राशि में सेम, फिर जेमिनाई में सेम, ऐसे करेंगे। लेकिन राहु केतु उल्टा करते हैं क्योंकि वो सर्वदा उल्टे चलते हैं। तो इस वजह से, सर्वदा उल्टा चलने की वजह से, ये 0 डिग्री एरीज से 30 और 29 डिग्री
पाइसेस की तरफ बढ़ते हैं, यानी मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो जहां बाकी के ग्रह पहली से दूसरी राशि पे जा रहे थे, यानी मेष से वृषभ की तरफ जा रहे थे, वहीं पर ये दोनों ग्रह राहु और केतु ये उल्टा चलते हैं, ये मीन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जुपिटर की नई साइकिल की शुरुआत होने वाली है, तो जुपिटर की नई साइकिल कब है? जब वो मेष में जाएंगे, जब वो पहले साइन पे जाएंगे। लेकिन राहु के लिए वो जो पहला साइन है वो एरीज नहीं है, वो पाइसेस है, वो मीन है। इसीलिए 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो अपने पिछला जो भी उनका कर्म है, पिछला उनका जो साइकिल है, उसके सारे काम निपटा कर, खत्म करके उसके बाद अपनी नई साइकिल में एंटर करेंगे। यानी न्यू साइकिल फॉर राहु बिगिंस इन पाइसेस, और उसके ठीक सामने कौन है? केतु। तो केतु की न्यू साइकिल बिगिंस इन तुला, लिब्रा। क्योंकि राहु जो है वो एक्टिव है, तो हम मीन से शुरुआत कर रहे हैं। सो अ ब्रांड न्यू साइकिल ऑफ इवेंट्स इज गोइंग टू हैपन। आपकी उम्र क्या है इस पे बहुत डिपेंड करता है। आपके लिए राहु की पहली साइकिल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी साइकिल है? अगर पहली साइकिल है, इसका मतलब आप 18 साल के अभी अभी हुए हो और पहली साइकिल कंप्लीट हो गई, राइट? अगर आप लगभग 36 साल के हो इस समय पर, और आपका जन्म के समय पर राहु केतु मीन और कन्या में थे, यानी आपकी दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो पर्सनल साइकिल्स भी अलग से चलती हैं, पर्सनल प्लानेटरी रिटर्न्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें राहु केतु की ऑन अ मास लेवल नई साइकिल्स की शुरुआत की बात करनी है। जब भी कोई ग्रह अपनी नई साइकिल की शुरुआत करता है, चाहे वो आपके पर्सनल चार्ट में हो, चाहे वो ग्रह आपके जो आसमान में जो मूवमेंट चल रही है उसके हिसाब से हो, जब भी वो नई साइकिल की शुरुआत करता है, तब वो नए इवेंट्स को, नए कर्मों को और नई अच्छाइयों और बुराइयों को आपके सामने पेश करता है। ऐसा होने की वजह से आपके जीवन में कर्मों के बंधन, आप कैसे जीते हो, कैसे सोचते हो, उसमें एक बहुत ज़ाहिर सा चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर आप ये कहें कि आप बचपन में जैसे थे, आज भी 36 साल की उम्र में भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो, दैट कैन नॉट बी द ट्रुथ। चेंजेस तो आएँगे, फंडामेंटली चाहे आप वही रहो, लेकिन चेंजेस आते ही हैं। जिन कर्मों से आप पहले जूझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं कर्मों से अब भी जूझोगे। अगर आपने अपने कर्म काट दिए हैं, तो फिर राहु और केतु नए चैलेंजेस, नए इश्यूज या नए इनोवेशंस को आपकी तरफ लेकर आएंगे। अगर पुराने बंधन नहीं काटे हैं, तो फिर से वही चीजें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिपीट होंगी। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई पढ़ाई जाती हैं, पर्सनली भी लोग उनके शुभचिंतक होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारी बातें बोलते हैं कि भैया ये मत करो, नहीं सुनते। फिर नई साइकिल्स उनके ग्रहों की शुरू होती है, तो नई साइकिल की शुरुआत के साथ ही जो पुराने इश्यूज थे जिन पे वो काम नहीं कर रहे थे, वो और बढ़ते हैं और इश्यू क्रिएट करते हैं, और फिर ये लोग क्या होते हैं? परेशान। तो राहु और केतु की, एज आई सेड, नई साइकिल्स की शुरुआत हो चुकी है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि राहु और केतु के मीन और कन्या राशि में जाने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, और एग्जैक्टली ये नई साइकिल्स हमारे लिए क्या लेकर आती हैं। और फिर आखिर में तीसरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि राहु और केतु का ये ट्रांजिट सभी 12 राशियों पर अपना क्या इफेक्ट डालने वाला है। उनका जो इफेक्ट है या जो उनका असर है, वो आपके जीवन में पॉजिटिवली ज्यादा पड़ सकता है या नेगेटिवली ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन राशि लेवल पर ये बातें हम ज़रूर करेंगे, देखिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, राहु और केतु आर प्योरली कार्मिक प्लैनेट्स। जैसे शनि कार्मिक है ना, ठीक वैसे ही राहु और केतु भी कार्मिक ग्रह हैं। इसीलिए आपके कर्मों के बंधन सबसे ज़्यादा जहाँ पर होंगे, राहु और केतु उन्हीं को सबसे ज़्यादा उजागर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु 5वें और 11वें घर में है, तो इन दैट केस आप लोगों के लिए हमें ये देखना है कि राहु की पहली साइकिल है, दूसरी है या तीसरी है, क्योंकि हर साइकिल के अनुसार आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो भिन्न होते हैं। तो ओवरव्यू जो है राशि के हिसाब से वो तो मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगी, लेकिन एग्जैक्ट असर क्या पड़ेगा वो आपकी कुंडली देखकर ही आप लोग समझ सकते हो। खैर, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज़ गेट अ कंसल्टेशन। भाग्यश्री.org पर आप जाइए और वहाँ पर जाकर राहु केतु की रीडिंग अवेलेबल है। आप उस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो और उस रीडिंग को अपने लिए बुक कर सकते हो, और हम साथ में बैठकर
राहु केतु के एग्जैक्ट इफेक्ट्स इन जनरल आपकी लाइफ पर क्या है, कौन से नंबर की साइकिल चल रही है और इसके साथ साथ ही आपके ऊपर एग्जैक्ट इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। फॉर नाउ मैंने आपको राहु और केतु के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, जिससे कि इन ग्रहों को समझना और आसान है, वो आपको दे दी है। उम्मीद है कि आपको इससे डर नहीं लगेगा, बल्कि आप इन ग्रहों को समझोगे। एक बार समझ लिया, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएँगी। तो रिमेंबर, डरने वाली एस्ट्रोलॉजी में कोई भी बात नहीं होती है। डरोगे तो डराते रहेंगे लोग, लेकिन समझोगे तो समझाने वाले टीचर्स आपको ज़रूर मिल जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं राहु केतु के मीन और कन्या राशि में जाने से, उनके गोचर करने से हम पर क्या असर पड़ेगा और इस गोचर के मायने क्या हैं। तब तक के लिए नमस्ते। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।